Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And before we take up the first topic of the day, there is a correction from yesterday's newspaper analysis. देखिए कल हमने कवर किया था आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहां मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 गिव्स प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन, यानी कि सिर्फ स्टेट के खिलाफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन देता है। और अगर पर्सनल लिबर्टी या लाइफ को खतरा होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एनी प्राइवेट एंटिटी, तो उसके लिए ऑर्डिनरी लॉज हैं, आर्टिकल 21 नहीं है। तो ये सही था इस साल तक, लेकिन इस साल की शुरुआत में ऑन 3 जनवरी 2023 in a case called Kausal Kishore versus State of Uttar Pradesh government, Supreme Court said कि Article 19(1) and Article 21 can be enforced against private individuals also, not just only against the state action. तो इसका मतलब ये है कि अब आर्टिकल 21 और 19(1) will be considered as a protection against individual actions also, not just only against state arbitrary state action. तो कल वाले वो जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, उसको चेंज कर लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बेस्ड सवाल आ जाते हैं प्रीलिम्स में। The first article of the day is about Hindi Divas. This topic is important for my syllabus GS paper 1 post consolidation history point of view. सो कल के दिन 14 सितंबर को हमारे देश के अंदर हिंदी दिवस की तरह सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि 14 सितंबर को ही 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को अडॉप्ट किया था एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसी कारण से 14 सितंबर को हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था। इसी कारण से 14 सितंबर को हमारे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। हिंदी को लेकर के काफी सारा डिबेट डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। देयर वर फ्यू हु वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज आल्सो। उसमें सबसे आगे थे महात्मा गांधी। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हिंदी को लेकर के काफी डिबेट्स थे। उसमें कई सारे ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आने वाले जो लीडर्स थे, खासकर साउथ इंडिया से आने वाले जो लीडर्स थे, दे डिड नॉट वांटेड टू गेट हिंदी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज। और फिर बाद में एक सहमति बनी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज तो नहीं डिक्लेयर कर सकते, बट हिंदी शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। And this is how, over a period of time, Hindi will become prominent and become a source of interaction or communication for people coming from different pockets of the country. That was expectation from Hindi, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। So an expectation was कि it would, over a period of time, serve as a medium of communication between the citizens of the country. And that is how, when we'll have one at least common language to interact, it will help in maintaining unity इन डाइवर्सिटी और कंपोजिट कल्चर ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरीके से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज तो नहीं डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान के अंदर, बट इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट आया इसी साल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जब इसी साल अगस्त महीने में 2023 में अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि हिंदी कैन बी कंसिडर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो संविधान में लिखा है कि हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदी कैन बी कंसिडर्ड एज नेशनल लैंग्वेज। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट हैज राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा देखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के भी काफी बहस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। इवन देयर वर मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग हिंदी डिक्लेयर्ड इवन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा डिबेट डिस्कशन हुआ, क्योंकि जो सपोर्टर्स थे हिंदी के वो कहते थे कि एक लैंग्वेज तो होना ही चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, दैट विल प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड एनीवे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। So that is why Hindi should be accepted as official language at least, if not national language. लेकिन जो अपोज करने वाले लोग थे
दे फेल्ट कि हिंदी को अगर अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया तो दैट वुड बी अनफेयर टू नॉन हिंदी स्पीकर्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। और हिंदी के भी तो कई सारे डायलेक्ट्स हैं, तो किसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए? सो दिस वाज द डिबेट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ हिंदी एंड अपोज करने वाले लोगों के बीच में ऑफ हिंदी। तो इस डिबेट और कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक तरीका निकाला जिसको नाम दिया गया मुंशी आयंगर फॉर्मूला। इस मुंशी आयंगर फॉर्मूले के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के स्टार्टिंग के 15 साल तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाले थे। 15 साल बाद हिंदी would continue only as official language while English would cease to remain as official language। तो ये एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसको नाम दिया गया मुंशी अयंगर फॉर्मूला कि बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज of India for first 15 years of the implementation of the constitution. After 15 years, it will only be Hindi that will continue as official language। और संविधान की इसी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में लाया गया which declared that from now on only Hindi will remain official language of India and English no longer will be official language। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में। ऐसे कई सारे स्टेट्स थे who wanted English to continue as official language of India even after completion of 15 years of English as an official language। काफी सारे जगहों पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ सच प्रेशर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हैड टू अगेन अमेंड दिस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत 1963 में हिंदी को अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। 1967 में इसको वापस से अमेंड किया गया और वहां लिख दिया गया कि फ्रॉम नाउ ऑन इंग्लिश along with हिंदी will be considered as an official language for indefinite uses। सरल भाषा में इसका मतलब है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 के हिसाब से हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी फॉर इनडेफिनिट टाइम, जब तक इसको स्टॉप करने के लिए स्पेसिफिक कानून ना लाया जाए। तो इसके साथ ही हमारा देश आप कह सकते हैं कि बाईलिंगुअल कंट्री बन गया विथ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1967। नाउ वी आर हैविंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात की जाए विच टॉक्स अबाउट हिंदी, तो उसमें है आर्टिकल 343। इट मेंशंस दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। बट देयर इज वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 351। इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू द गवर्नमेंट। तो नॉर्मली डायरेक्टिव्स दिए गए हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम लोग कहते हैं डीटीएसपी, लेकिन आर्टिकल 351 इज ऑल्सो अ डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट रीड्स कि इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ensure the development of Hindi language and promote it over a period of time so that Hindi becomes a common language for communication amongst the masses of the country। So, as I said, it mentions directives for development of the Hindi language. Accordingly, it shall be duty of the union to promote spread of Hindi language। The next article is about importance of Saudi Arabia for India। इसको लेकर के जो बोर्ड वर्क है वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, अभी जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो। इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी अरबिया फॉर इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया सऊदी अरबिया पे सीधा सीधा सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है जीएस पेपर 2 में। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड इंडिया रिसेंटली इन ऑर्डर टू अटेंड G20 लीडर्स समिट। और G20 लीडर समिट के साइडलाइंस में ही सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने मिल करके ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको लेकर के हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इट्स अ वेरी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो होगा ही। इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप के साथ बढ़ेगी, 40% तक स्ट्रांगर होगी।
इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। इट इज इंडिया एंड यूएस रिप्लाई टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। उसके अलावा सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेड बैक इन इंडिया इन ऑर्डर टू चेयर इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग। तो इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग हुई, उसको चेयर किया मोहम्मद बिन सलमान ने। और इस मीटिंग के अंदर लगभग 8 एग्रीमेंट्स इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन हुए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप, रिन्यूएबल एनर्जी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड ऑल। नॉट सो इम्पोर्टेंट कि ये 8 8 कौन से एग्रीमेंट हैं, इनको याद ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, वो आपको समझना चाहिए। तो देयर आर बेसिकली 5 6 डायमेंशंस ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस। इकोनॉमिक डायमेंशंस तो हैं ही, ट्रेड डायमेंशंस की बात की जाए तो अगर, तो सऊदी अरेबिया इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। अगर वेस्ट एशिया में देखा जाए तो यूएई इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, उसके बाद सऊदी अरेबिया का ही नंबर आता है। और सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड की बात की जाए तो इट वाज इन एक्सेस ऑफ $50 बिलियन लास्ट ईयर। एनर्जी कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से भी सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस टू इंडिया। तो यहाँ से काफी सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तीसरा है काउंटर टेररिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको सऊदी अरेबिया के सिस्टम के बारे में समझना होगा, वहाँ के सिविल सोसाइटी के बारे में समझना होगा। सिविल सोसाइटी मतलब वहाँ का इन जनरल पॉपुलेशन जो है उसका माइंडसेट कैसा है वो समझिए। देखिए, सऊदी अरेबिया इज बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, मक्का मदीना के लिए जाना जाता है। तो सऊदी अरेबिया नेचुरली हैज ट्रेडिशनली बीन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स रेडिकल इस्लाम कंट्री। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है इट हैज ट्रेडिशनली बीन वेरी रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी। 18 सेंचुरी में जो अभी मौजूदा वहां पे रूल करने वाली डायनेस्टी है अल सऊद डायनेस्टी, उसके जो पहले किंग थे मोहम्मद बिन सऊद और उस टाइम के मुस्लिम रिफॉर्मर मोहम्मद अब्दुल वहाब, इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। और अल सऊद किंग मोहम्मद बिन सऊद ने जब ये सऊद फैमिली की रूल की स्टैब्लिशमेंट की सऊदी अरबिया में, सो उसके साथ ही उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फाउंडेशन को भी ले डाउन किया सऊदी अरबिया में। सो आप मान सकते हैं कि पिछले 250 300 सालों से सऊदी अरबिया के लोगों के अंदर वहाँ की सिविल सोसाइटी मतलब लोकल जो पब्लिक ग्रुप होता है, पब्लिक मीटिंग होती है, वहाँ पे रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और वो रिलीजन भी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव या रेडिकल टाइप का है। तो इसी कारण से मौजूदा टाइम में देखिए हुआ क्या कि जब 9/11 अटैक हुआ यूएस के ऊपर 2001 में, तो अमेरिका को एक बात समझ आने लगी कि वेस्ट एशिया के अंदर जो चीजें डेवलप हो रही हैं दैट कुड बी डेंजरस फॉर इंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस। अब समझिए, यूएस के ऊपर जो अटैक हुआ दैट वाज कंडक्टेड बाय ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन अलकायदा उसका टेरर ग्रुप है। अलकायदा वाज ऑपरेशनल इन अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान के अंदर जो अलकायदा है उसके पास इतनी फंडिंग सपोर्ट आई कहां से? उसके पास इतनी फंडिंग सपोर्ट आई फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑफ सऊदी अरबिया। क्योंकि सऊदी अरबिया का एक यूनिक सिस्टम है, वहां की जो सरकार है अल सऊद फैमिली, इट इज वेरी क्लोज टू द यूएस। क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर है ईरान फैक्टर, क्योंकि यूएस इज एंटी ईरान। ईरान एंड सऊदी अरबिया आर एंटी टू ईच अदर बिकॉज ऑफ शिया सुन्नी फैक्टर। So that factor has prompted good ties between Al Saud family, which is ruling family in Saudi Arabia and the US. लेकिन यूएस का जिस तरीके का कल्चर है या यूरोप का जिस तरह का कल्चर है उसको सऊदी अरबिया की जो सिविल सोसाइटी है वो काफी ज्यादा डीजेनरेटेड, खराब, बुरा मानती है एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न। उनको लगता है कि यूएस का जो कल्चर है वो इस्लाम के लिए खतरा है। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। सरकार के काफी अच्छे संबंध हैं यूएस के साथ, जबकि सिविल सोसाइटी सीज यूएस एज एन थ्रेट टू इस्लाम।
and it is civil society of Saudi Arabia, which is in general very rich because of export of oil and natural gas. लोगों के अपने अपने प्राइवेट तेल के कुएं हैं. This civil society funded the activities of Osama bin Laden and Al Qaeda that ultimately prompted Osama bin Laden to conduct this terror attack. और ये सऊदी अरबिया की जो सिविल सोसाइटी है उससे आने वाला जो फंड सपोर्ट है अफगानिस्तान के अंदर जो रेडिकल इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं, दैट हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया आल्सो बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग देम टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया. आई होप आपको ये बात समझ आ रही है. इसमें चार कंट्रीज, सऊदी अरबिया की सिविल सोसाइटी जिसका डिस्कनेक्ट है वहां की सरकार के साथ. सरकार चाहती है कि टेररिज्म को रोको. सरकार यूएस अलाइंड है. अल साउद फैमिली जो वहां पर रूलिंग है. सिविल सोसाइटी हैज बीन फंडिंग टेरर एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान. क्योंकि देखिए, जो हमारे लिए टेररिस्ट्स हैं वो कुछ लोगों के लिए वो टेररिस्ट नहीं, रिलीजन का काम करने वाले, धर्म का काम करने वाले लोग. तो सऊदी अरबिया की सिविल सोसाइटी ऐसा ही मानती है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अल कायदा इस तरह के टेरर ग्रुप्स हैं, दे आर बेसिकली रिलीजियस एंटिटी दैट आर वर्किंग एंड इवन विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर देयर रिलीजन. इस चक्कर में काफी सारा फंडिंग सपोर्ट आता है और पाकिस्तान के थ्रू फिर ये जो फंड आर्म्स एमिनेशंस और टेरर ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया. तो अगर इस चीज को रोकना है, इंडिया को अगर काउंटर टेररिज्म करना है, तो नेचुरली इंडिया विल हैव टू कनेक्ट itself with the Saudi Arabian government and hope that Saudi Arabian government clamp down the fund arms ammunition support to these terror groups which is ultimately being used against India. So this is one big interest. इसको आपको समझना होगा. One big interest of India when it coordinates with Saudi Arabian government. Hope that Pakistan won't be using the terror groups which are getting fund and arms support from Saudi Arabia against India. एंड देन डिफेंस पार्टनरशिप. दोनों देशों के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग हुई है पिछले कुछ सालों में. 2020 में हमारे चीफ, आर्मी चीफ आई थिंक जनरल नरवरे साहब विजिट करे थे वहां पे सऊदी अरबिया में. उसके बाद से इंडिया और सऊदी अरबिया के डिफेंस पार्टनरशिप काफी अच्छी हुई है. बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में जिसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी. उसके अलावा India and Saudi Arabia have signed agreement for joint development and production of many defense equipments also. And most importantly, Indian diaspora यानी कि इंडिया के कई सारे लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं काम करने के लिए. They earn money and send back to India. तो about 2.4 million strong Indian diaspora is in Saudi Arabia यानी कि 24 से 25 लाख लोग हैं who are considered as a living bridge between the two countries. So this is also an important, अगर हमें अपने डायस्पोरा के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो वहां पे अच्छे से जॉब भी कर पाए और कुछ रेमिटेंस इंडिया में भेजते भी रहें, तो वी विल हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद सऊदी अरबियन गवर्नमेंट. इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड. इवेलुएट. तो इंट्रोडक्शन में कुछ आप लिख सकते हैं कि इंडिया और सऊदी अरबिया का हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल लिंक रहा है. फिर आप वो सारी इंपॉर्टेंट बातें कि इंडिया और सऊदी अरबिया के रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. काउंटर टेररिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया. बिकॉज ऑफ द टेररिज्म इमानेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, द अल्टीमेट जो सपोर्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया. जो फंड सपोर्ट है, मेन सपोर्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया. एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है. कल्चरल टाइज. हर साल लगभग 1,75,000 लोग भारत से हज पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, हज यात्रा के लिए जाते हैं. इन्वेस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए. इन्वेस्टमेंट. सऊदी अरबिया के पास बहुत सारा सोवरेन फंड है. देखिए, नॉर्मली हमारी सरकार का कैसा होता है, डेफिसिट बजट होता है बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट. लेकिन सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का पूरा जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है दैट इज डिफरेंट. देयर इज वन पर्टिकुलर फैमिली रूलिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ सोवरेन पर्सनल फंड ऑल्सो. और सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का जो लार्ज सोवरेन फंड है वो भारत के अंदर अगर इन्वेस्ट हो जाए तो दैट कुड बिकम एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रीडेवलपिंग और कंप्लीटली रीजनरेटिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर. तो ये एक इंडिया का इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है सऊदी अरबिया का सोवरेन वेल्थ फंड को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कराने का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. एंड देन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो देयर. सऊदी अरेबिया इज जोग्राफिकली located near Strait of Hormuz, and Strait of Hormuz ultimately opens into पर्सियन गल्फ विच इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे स्ट्रेटेजिक
कंट्रोल होना सऊदी अरेबिया का, दैट मेक्स इट इम्पोर्टेंट कंट्री, साउथ मेक्स सऊदी अरेबिया एन इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। कंक्लूजन में कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं, कंसिडरिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द टू sides for each other, they have agreed for Riyadh Declaration in 2010 that has forged a strategic partnership between India and सऊदी अरेबिया। तो ये रियाद डिक्लेरेशन 2010 में हुआ। इसी के बाद भारत और सऊदी अरेबिया ने एक दूसरे को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक दूसरे के साथ साइन किया, या स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया। तो इसके साथ ही आप कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो छोटा सा न्यूज है, देखिए हाल फिलहाल में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने अनाउंस किया कि नाउ इवन सुप्रीम कोर्ट इज ऑन नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। तो क्या है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल? ये एक लार्ज इस तरीके का पोर्टल है या रिपोजिटरी है जहां पे अलग अलग कोर्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं। इंफॉर्मेशन लाइक कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस डिस्पोज हुए, कितने टाइम में, कब कब कौन कौन से कोर्ट ने कितना ब्रेक लिया, कितने केसेस जो हैं अभी चल रहे हैं। तो तमाम इंफॉर्मेशंस रिलेटेड विथ डिफरेंट जुडिशियरीज एट डिफरेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट। तो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे अवेलेबल होते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, बट नाउ अनाउंसमेंट इज कि सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो ज्वाइंट इट। तो ये जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल है, दैट विल बी हेल्पफुल इन addressing the problem of pendency of cases, because now when information will be in public domain, so it will create some accountability on the judiciary to resolve the cases in time bound fashion। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो मेजर प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है एट डिफरेंट लेवल्स, दैट कुड बी एड्रेस टू ग्रेट एक्सटेंट। पेंडेंसी ऑफ केसेस पे सवाल आने के चांसेस हैं, मेंस में आते ही रहते हैं। उसमें अलग अलग आपको इनिशिएटिव्स बताना होता है, अल्टरनेटिव डिसीजन या अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम जैसे लोक अदालत एंड ऑल, वहां पे आप ये पोर्टल को भी मेंशन करेंगे। इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम पंचायत अमेंडमेंट बिल 2023। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है। असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल फिलहाल में पास किया है द असम पंचायत अमेंडमेंट बिल 2023। इस कानून की मदद से असम पंचायत एक्ट ऑफ 1994 हैज बीन अमेंडेड। तो ये बिल पास हो गया है, तो अब अमेंड हो गया है असम पंचायत एक्ट ऑफ 1994। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन कमीशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू डिसाइड द साइज ऑफ गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत एंड जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो डिलिमिटेशन कमीशन जैसे स्टेट लेवल पे भारत सरकार ने बिठाया था, अब पंचायत के लेवल पे डिलिमिटेशन कमीशन आसाम सरकार ने बिठाया है, जो गांव पंचायत के, आंचलिक पंचायत के और जिला परिषद के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट करेगा। द डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एज चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जोनल जिला परिषद, जिला परिषद आज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद कंसर्न एज मेंबर सेक्रेटरी एंड रेलेवेंट इलेक्शन ऑफिसर एज मेंबर। इतना रटने की जरूरत है नहीं। मुद्दा यह है कि पंचायत लेवल पे ये तीनों का कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केशन के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके चेयरमैन होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, देयर विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन गांव पंचायत। ये पूरा रटना होगा एपीएससी पीटी और मेंस दोनों से पहले। तो गांव पंचायत में कैसा होगा? द न्यू गांव पंचायत प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड फ्रॉम 10 गांव पंचायत मेंबर्स ईच। Introduction of political symbol in elections of Jila Parishad and Anchalik Panchayat, but there will be no party symbol for candidates for गांव पंचायत। तो गांव पंचायत लेवल पे कोई पार्टी सिंबल नहीं होगा, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद लेवल पे पार्टी सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर फर्स्ट 2.5 years ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट
Vice President of Gaon Panchayat, Anchalik Panchayat and Jila Parisad. Reservation of seats for SC/ST by rotation in wards of Gaon Panchayat for having more than 10% SC और ST population. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विथ रेस्पेक्ट टू रिफॉर्म्स ब्रॉट इन पंचायती राज सिस्टम. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एपीएससी एग्जाम, प्रीलिम्स हो या मेंस हो. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पारामुंसी. दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. जूनोसिस, दोज डिजीज that get transferred from animal to human. So the correct answer is option D. Oxitec, of course, it is a kind of genetically modified mosquito that cause vector-borne disease. So correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.